यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइल फेडोरोव ने सामने आकर एक बड़ा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनका इस्तीफा उनके और अलेक्जेंडर सिरस्की के बीच हुए विवाद से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। असल वजह पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और ये कि उनके मंत्रालय ने युद्ध के दौरान कई चालाक हथियार निर्माताओं के लिए कमाई की योजनाओं को तोड़ना शुरू कर दिया था, जो खुशी खुशी बजट का बंदरबांट कर रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि इंटरव्यू शुक्रवार के लिए घोषित विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले आया है और ये तो बस शुरुआत है। यूक्रेनी प्रावदा ने पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइल फेदोरोव के इंटरव्यू का पहला हिस्सा ही प्रकाशित किया है। उनकी खुद की बर्खास्तगी के 2 हफ्ते बाद ये उनकी अपनी बर्खास्तगी पर पहली विस्तृत बातचीत है। इस इंटरव्यू का महत्व यह है कि फेदोरोव पहली बार व्यवस्थित रूप से कमांडर इन चीफ सिरस्की के साथ व्यक्तिगत टकराव के संस्करण से हटते हैं, यानी वो संस्करण जिसे पहले उन्होंने और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों ने बताया था। वो एक बिल्कुल अलग कारण की ओर इशारा करते हैं, रक्षा खरीद में सुधार, जो उनके अनुसार बहुत सारे लोगों और कंपनियों के हितों को प्रभावित करती है। ये इंटरव्यू नए विरोध मार्च से 2 दिन पहले आ रहा है, जो कि कीव में शुक्रवार 31 जुलाई को निर्धारित है। ये कोई संयोग नहीं है। मिखाइल फेदोरोव स्पष्ट रूप से राजनीतिक संघर्ष की राह पर हैं। इस एपिसोड में हम आपके साथ मिलकर मिखाइल फेदोरोव के बयान को पूरी पृष्ठभूमि के साथ विस्तार से समझेंगे और अलग से रक्षा बाजार के इर्द गिर्द चल रही गुटबाजी और खुद फेदोरोव के राजनीतिक भविष्य के सवाल पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर फेदोरोव की चर्चा काफी होगी। कुल मिलाकर काफी दिलचस्प होने वाला है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी रहूंगा। आराम से बैठिए, ये दिलचस्प होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंत तक जरूर देखें क्योंकि वहां बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। आप देश में तब तक तरक्की नहीं कर सकते और ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास रक्षा अभियान नहीं है। जाहिर है सबका ध्यान हमेशा इसी पर रहता है। तो तुम किसका समर्थन करते हो और तुम किस ओर देख रहे हो? धन्यवाद। तो हमेशा की तरह चलिए सब कुछ क्रम से समझते हैं। शुरुआत करते हैं घटनाक्रम से। ये सब कैसे हुआ। 14 जुलाई को, याद दिला दूं, यूक्रेन की वेरखोवना राडा ने प्रधानमंत्री यूलिया स्वेरिदेंको की सरकार के इस्तीफे का समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा मंत्रिमंडल अपने आप इस्तीफा दे गया। 15 जुलाई को मिखाइल फेदोरोव ने रक्षा मंत्री पद छोड़ने की पुष्टि की। 16 जुलाई को कीव और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिनमें उन्हें मंत्रालय में वापस लाने की मांग की गई। ये प्रदर्शन करीब 2 हफ्ते से चल रहे हैं। 20 जुलाई को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नए कमांडर इन चीफ मिखाइल द्रोपातोव की नियुक्ति का आदेश जारी किया, जिन्होंने अलेक्जेंडर सिरस्की की जगह ली। और 31 जुलाई के लिए विरोध प्रदर्शन के आयोजक वयोवृद्ध दिमित्री कोज़्यातिन्स्की ने शेवचेंको की प्रतिमा से लेकर कीव में राष्ट्रपति कार्यालय के पास इवान फ्रांको चौक तक एक नया विरोध मार्च घोषित किया। और ठीक इसी घोषित विरोध मार्च से ठीक पहले मिखाइल फेदोरोव ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। यह साफ तौर पर कोई संयोग नहीं है और मुझे इसके बारे में साफ साफ कहना चाहिए। और इसलिए हम इस इंटरव्यू के मुख्य सवाल पर आते हैं, जिसे यूक्रेनी प्रावदा के पत्रकार मिखाइल तकाच पूछते हैं। रक्षा मंत्री के पद से हटाए जाने की असली वजह क्या है? और आगे मिखाइल फेदोरोव का सीधा उद्धरण है। मैं इसके बारे में कोई अटकलें नहीं लगाना चाहता था। मैं बातचीत को दोहराना नहीं चाहता था। वे बातचीतें जो राष्ट्रपति के साथ हुई थी, वह कुछ भी नया नहीं है जो सार्वजनिक रूप से नहीं कहा गया हो। सबसे पहले यही कहा गया कि एक निश्चित टकराव है, लेकिन मूल रूप से मुझे लगता है कि असली वजहें कुछ और ही हैं। कई लोग रक्षा मंत्रालय और मुझे घेरने लगे, क्योंकि हमने आंतरिक प्रक्रियाओं को फिर से बनाना शुरू किया था और जो कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा था, हमारे काम पर दबाव था और कुछ कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी हमारे काम के इर्द गिर्द सक्रिय हो गई थीं। अप्रैल की शुरुआत से माहौल गर्म होने लगा था और ये किसी नतीजे पर ही रुकेगा। आगे फेदोरोव इस दबाव के स्रोत का सीधा नाम लेते हैं। उद्धरण, खरीद प्रक्रिया और निविदाओं से जुड़ी वजह यह है कि हमने प्रक्रियाओं में बदलाव शुरू किया है। इससे कई बड़े हथियार निर्माताओं में भारी असंतोष पैदा हुआ, जिन्होंने लगातार प्रभाव डालना शुरू कर दिया, जो नकारात्मकता सिर्फ राष्ट्रपति के आसपास नहीं फैला रहे थे, बल्कि मीडिया और व्यापक मीडिया परिदृश्य में भी फैला रहे थे। इसके बाद पत्रकार मिखाइल तकाच सीधे सवाल पूछते हैं,
क्या यह सच है कि बहुत सारे लोग जो किसी न किसी तरह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हस्तियों से जुड़े हैं, हथियारों की खरीद के पारदर्शी बाजार के निर्माण में रुचि नहीं रखते हैं? और क्या वे आगे भी इसी पर भारी रकम काटते रहना चाहते हैं? फ्योदोरोव का जवाब है, उद्धरण, मुझे लगता है यह बात वाजिब है। सच में हमारे देश में बहुत सारे लोग रक्षा क्षेत्र के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आगे जारी रहेगा। सच में बहुत सारे अलग अलग संकेत मिले थे। रक्षा मंत्रालय में बहुत कुछ हो रहा था। सरकार में 7 साल काम करने के दौरान मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि रक्षा मंत्रालय में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें निजी कंपनियों द्वारा विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया हो। यह कानून प्रवर्तन प्रक्रियाओं का प्रभाव है, यानी प्रक्रिया अंदर तक कितनी गहराई से फैली हुई है। यह थोड़ी पृष्ठभूमि बताना जरूरी है, जिसे फ्योदोरोव खुद स्पष्ट नहीं करते, लेकिन जो उनके शब्दों का संदर्भ स्पष्ट करता है। यह मामला मिंदिच टेप से जुड़ा है। तिमूर मिंदिच एक व्यवसायी हैं जिन्हें प्रेस व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के करीबी बताती है। वो यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी जांच के केंद्र में आ गए, जिसमें न्याय मंत्री और पूर्व ऊर्जा मंत्री हेरमान गलुश्चेंको का भी नाम शामिल है। बाद में विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजन ने मिंदिच को रक्षा क्षेत्र से भी जोड़ा और पूर्व रक्षा मंत्री के साथ उनके संबंध बताए। और अब राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तेम उमेरोव, जो बस परसों ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान उनके पास बैठे थे। तो मिंदिच के मामले में जो रिकॉर्डिंग्स हैं, इन्हीं रिकॉर्डिंग्स में तिमूर मिंदिच के कॉल्स रुस्तेम उमेरोव को दर्ज हैं, जिसमें ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेटों की खेप जिन्हें गोली भेद सकती थी स्वीकारने की मांग और उमेरोव के निजी अपार्टमेंट में मिंदिच से मुलाकात भी दर्ज है। अधिकारी जुमादिलो, अरे इन्हीं बुलेट प्रूफ जैकेट्स के सप्लायर संग। रुस्तेम उमेरोव ने कहा था कि रक्षा मंत्रालय में उनकी नौकरी को किसी व्यक्ति के प्रभाव से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। बेबुनियाद है, लेकिन उन्होंने मिंदिच से मुलाकात की बात स्वीकार की, खासतौर पर उस अनुबंध के बारे में जिसे बाद में उत्पाद की आवश्यकताओं के अनुरूप न होने पर रद्द किया गया। यही मामला वो सार्वजनिक संदर्भ बनाता है जिसमें फ्योदोरोव के शब्द सुनाई दिए, जो रक्षा क्षेत्र के व्यवसाय से जुड़े लोगों के बारे में थे। और फिर इंटरव्यू में राष्ट्रपति गुट जनता का सेवक के नेता दिमित्री दाविद अराखामिया का नाम आता है, जैसे कि वे विभिन्न हथियार निर्माताओं के हितों के सक्रिय प्रतिनिधि हों, जो सीधे फ्योदोरोव के इस्तीफे को प्रभावित कर सकते थे। और जब उनसे अराखामिया की भूमिका के बारे में पूछा जाता है, फ्योदोरोव गोलमोल जवाब देते हैं लेकिन इनकार नहीं करते। उद्धरण, मैं किसी खास नाम का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, कोई सीधी धमकी नहीं थी, इसलिए सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरी स्थिति जानते हैं इस या उस मुद्दे पर। मुझे लगता है कि बुनियादी समस्या यह है कि बहुत बड़ी संख्या में उच्च पदस्थ लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप सरकार में ऊंचे पद पर रह सकते हैं और रक्षा व्यवसाय से कोई संबंध नहीं रख सकते। आप नियम बदल सकते हैं, बाजार खोल सकते हैं, विकास में मदद कर सकते हैं, फिर भी उसमें निजी हित नहीं रख सकते। यह एक सांस्कृतिक और मूल्य आधारित समस्या है जो आज तकनीकी या अन्य निर्णयों को प्रभावित कर रही है। यहां यह बात जोर देकर कहना जरूरी है कि यह सीधे तौर पर डेविड अराखामिया पर आरोप नहीं है। फ्योदोरोव नाम बताने से मना करते हैं और इसे एक प्रणालीगत समस्या बताते हैं, किसी खास व्यक्ति की ओर व्यक्तिगत इशारा नहीं है। क्योंकि यह इंटरव्यू का पहला हिस्सा है, अगर भविष्य में राजनीतिक संघर्ष में फ्योदोरोव कुछ खास नाम लेने लगे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। जैसा आप देख रहे हैं, वो टकराव की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इस सवाल पर कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस संघर्ष में रक्षा क्षेत्र के इन समूहों का पक्ष क्यों लिया, फ्योदोरोव जवाब देते हैं, उद्धरण, हमें बर्खास्तगी का अंतिम कारण नहीं पता। मेरा मानना है कि जब 90 लोग आपके पास ज़ेलेंस्की के पास आते हैं और कहते हैं वहां कुछ ठीक नहीं है, वहां कोई समस्या है, तो शायद ऐसे दबाव में दुनिया की वस्तुनिष्ठ तस्वीर को समझना मुश्किल हो जाता है। एक और अहम बात जोड़ते हैं, उद्धरण, ऑपरेशन से जुड़ी। अप्रैल में मैंने राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी कि आपके पास लोग आकर कहेंगे मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है।
कि मेरा ड्रोन से जुड़ा कारोबार है, कंपनियां, मैंने कुछ प्रक्रियाएं बिगाड़ दी हैं। आपको इस जानकारी का क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई लोगों और कंपनियों के हितों को चोट पहुंचाई है और यहां आपकी मदद की जरूरत है। यानी मिखाइल फ्योदोरोव साफ कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। वो कहते हैं कि वो रक्षा क्षेत्र के पुराने बाजार को तोड़ रहे हैं और ज़ेलेंस्की को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने अप्रैल में राष्ट्रपति को चेताया था कि अब लोग आकर शिकायतें करेंगे कि ये क्या हो रहा है। हम हथियार बेचकर लाखों डॉलर कमा रहे थे और यहां कोई फ्योदोरव आ गया है और इस सिस्टम को तोड़ रहा है। आगे सूचना दबाव के तंत्र के बारे में एक उदाहरण है। यूक्रेन के बड़े टेलीग्राम चैनल खरीदे जा चुके हैं और अब वे मेरी कंपनी और मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरे सहयोगियों पर आपराधिक मामले दर्ज होने लगे। मतलब ये दबाव हर महीने बढ़ता जा रहा था और ऐसे दबाव में सुधार करना जारी रखना, आखिरकार हम देखते हैं कि इससे सरकार बदल गई और आज मैं उस पद पर नहीं हूं। आगे सीधे सवाल पर, क्या वे मानते हैं कि सरकार का इस्तीफा उनके हटाने का बहाना था? फ्योदोरोव जवाब लेते हैं, आगे उद्धरण है, ऐसा ही लगता है। दुर्भाग्य से हमने तेल और कई गंभीर प्रबंधकों जैसे यूलिया स्वेरिदेंको को खो दिया। यानी फ्योदोरोव पुष्टि करते हैं कि पूरी कैबिनेट को इसी वजह से हटाया गया, क्योंकि फ्योदोरोव को हटाना जरूरी था। लेकिन सीधे कहना कि हम फ्योदोरोव को हटा रहे हैं क्योंकि वो बाजार बिगाड़ रहा है और कुछ को युद्ध में पैसे कमाने से रोक रहा है, मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बस सरकार की रणनीति बदल दी जा रही है। अब एक बात जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कैबिनेट गठन के तरीके को दर्शाता है। फ्योदोरोव का उद्धरण, सर्वेंट ऑफ द पीपल गुट की बैठक से आधा घंटा या 1 घंटा पहले मुझे बताया गया कि रक्षा मंत्री के पद के लिए क्लेमेंको की उम्मीदवारी पेश की जाएगी। क्या यह राष्ट्रपति ने खुद किया था? फ्योदोरोव संक्षिप्त हां में जवाब देते हैं। मिखाइल फ्योदोरोव ने अलेक्जेंडर सिरस्की के साथ विवाद पर विस्तार से और स्पष्ट रूप से चर्चा की, जो पहले सार्वजनिक रूप से कही गई बातों से अलग हैं। आगे उनकी उद्धरण है, हमारे और कमांडर इन चीफ के बीच कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि विचारधारात्मक टकराव है। युद्ध को लेकर हमारी अपनी खास दृष्टिकोण है, पर यह दृष्टिकोण कुछ सुधारों, परियोजनाओं और अभियानों में बंट जाता है जिन्हें लागू करना जरूरी है। हमने रक्षा मंत्रालय के रूप में जनरल स्टाफ और कमांडर इन चीफ के किसी भी फैसले को कभी नहीं रोका। ये नागरिक और रक्षा मंत्री दोनों के रूप में मेरी स्थिति थी। दृष्टिकोण के टकराव के बावजूद सेना की किसी भी प्रक्रिया को अवरुद्ध न करना। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस दावे पर कि मंत्री और सेना प्रमुख बिना उनकी मौजूदगी आपस में नहीं मिलते थे, फ्योदोरोव टालमटोल करते हुए जवाब देते हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। असल में हमारे पास ढेर सारी मुलाकातें, बैठकें और फोन कॉल्स होती थीं। बिल्कुल, हम काम के मोड में थे और काम कर रहे थे। लेकिन जब आगे स्पष्टीकरण वाला सवाल बिना राष्ट्रपति के पूछा गया, फ्योदोरोव संक्षेप में जवाब देते हैं, बिल्कुल। यानी फ्योदोरोव और सिरस्की राष्ट्रपति के बिना भी काम कर सकते थे। सवाल है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सिरस्की को क्यों चुना, उन्हें क्यों नहीं? फ्योदोरोव सीधे जवाब नहीं देते और यहीं पर सीधा खंडन भी है उनकी तरफ से अल्टीमेटम की अफवाहों का। उदाहरण, मैंने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, मैं सरकार के साथ बातचीत से चला गया। फिर प्रदर्शन शुरू हुए। फिर इस्तीफे के बाद जो पद उन्हें पेश किए गए, फ्योदोरोव इस बारे में कहते हैं, मुझे कई पदों की पेशकश की गई और मैंने बस इतना कहा कि मेरे पास एक खास दृष्टिकोण है जिसे मैं आगे भी लागू करना जानता हूं। मैं जहां भी रहूं यही दृष्टिकोण अपनाऊंगा। मैं कोई सजावटी पद नहीं लूंगा। मैं खुद को एक मैनेजर के रूप में देखता हूं जो सिस्टम बनाना और परिणाम हासिल करना जानता है। अलग से फ्योदोरोव बताते हैं कि उन्होंने रक्षा और नवाचार मामलों के उप प्रधानमंत्री का पद क्यों ठुकरा दिया, और असल में वो बस एक सामान्य सच्चाई की पुष्टि करते हैं। फ्योदोरोव कहते हैं, बिना मंत्रालय के उप प्रधानमंत्री असल में एक सलाहकार की तरह होता है जो सिस्टम को सलाह दे सकता है, उस पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन आपके पास अपनी टीम बनाने या असली नतीजे पर असर डालने का मौका नहीं होता। इसलिए यह ज्यादातर एक दिखावटी पद है। अपनी टीम और राष्ट्रपति के साथ संबंधों के बारे में अब फ्योदोरोव संक्षेप में कहते हैं,
हमारी राष्ट्रपति के साथ कोई आखिरी बातचीत नहीं हुई थी, हमारा झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि हमने तय कर लिया हो कि अब बात नहीं करेंगे। मेरी नजर में बातचीत अभी भी जारी है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि फ्योदोरोव का मामला बंद हो चुका है। इंटरव्यू का एक अलग महत्वपूर्ण हिस्सा यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ के पद पर ड्रोपातोव की नियुक्ति के बारे में है। इस सवाल पर कि क्या उन्होंने ही राष्ट्रपति को यह उम्मीदवार सुझाया था, फ्योदोरोव जवाब देते हैं, मेरा मुख्य सुझाव राष्ट्रपति को यह था कि वे अलग अलग कमांडरों से मिले, कोर के कमांडरों, संभवतः कुछ ब्रिगेडों, सैनिक समूहों के कमांडरों से मिले, सभी को देखें और खुद फैसला ले। ड्रोपातोव का नाम मैंने सुझाया था। और यहां माफ कीजिए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, या यूं कहें समझ तो आ रहा है, लेकिन चलिए इसे जरा दूसरे नजरिए से समझते हैं। हमने चर्चा की थी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कमांडरों के साथ ऐसी ही मुलाकातें करते थे जैसा अब मिखाइल फ्योदोरोव बता रहे हैं। अगर फ्योदोरोव ने राष्ट्रपति को यही सलाह दी और राष्ट्रपति ने वही किया, सवाल, ऐसे मिखाइल फ्योदोरोव से छुटकारा क्यों पाना? आगे फ्योदोरोव विस्तार से युद्ध की योजना के अपने दृष्टिकोण को बताते हैं, जिसे 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है हवाई क्षेत्र, यानी आसमान में सब कुछ इंटरसेप्ट करना, कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों का निर्माण जो हर लक्ष्य की पहचान करती हैं और वास्तव में एक अभेद्य गुंबद बनाती हैं। दूसरा, जमीनी मोर्चा, यानी जमीन पर, युद्धभूमि पर दुश्मन की प्रगति रोकना, कब्जा की जा रही हर वर्ग किलोमीटर जमीन पर 200 रूसियों का विनाश करना। कोर सुधार को पूरा करना, लामबंदी की समस्या को हल करना, रूसियों के विनाश को 50,000 प्रति माह तक पहुंचाना और युद्ध भूमि पर अपने लोगों की जगह तकनीक का इस्तेमाल करना। अर्थव्यवस्था, जिसे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दूरगामी प्रतिबंध कहते हैं, यानी छाया बेड़े के खिलाफ लड़ाई और कुल मिलाकर रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध। चौथा, संज्ञानात्मक युद्ध, साझेदारों से विन विन संबंध बनाना, ताकि ऐसा न लगे कि आप हमें कुछ दे रहे हैं या हमारी मदद कर रहे हैं। नहीं, आप हमारी मदद नहीं कर रहे, हम आपके साझेदार हैं। साझेदार। 5, हर तकनीकी चक्र में रूस पर जीत, हर चीज की रियल टाइम में निगरानी और एक अलग बिंदु के रूप में भ्रष्टाचार से लड़ाई। फेडोरोव ने मोबिलाइजेशन सुधार को एक फनल बताया। आगे उनका उदाहरण है, हमें मोबिलाइजेशन को एक विशेष फनल मानना चाहिए जिसका एक अंतिम उत्पाद होता है। यह सैन्य सेवा है जिसमें निश्चित शर्तें और अवधि होती है, वेतन और तरक्की की संभावना होती है। वे मोर्चे पर विदेशियों के लिए बाजार खोलने की बात करते हैं। उदाहरण, मुझे विश्वास है कि अग्रिम पंक्ति में 50 से अधिक हमलावरों में विदेशी हो सकते हैं। हम जापोरोजिया दिशा में देख रहे हैं। अफ्रीकी देशों के बहुत सारे सैनिक रूस की ओर से लड़ रहे हैं। कुछ मोर्चों पर तो उनकी संख्या और भी ज्यादा है, खुद रूसियों से भी अधिक। और सबसे अहम बात, फ्योदोरोव के अनुसार मोबिलाइजेशन सुधार को अगस्त-सितंबर में पूरी तरह से शुरू किया जाना था। अब उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बात करें। इंटरव्यू में फ्योदोरोव खुद साफ कहते हैं, मैंने कभी पद या मंत्री बनने की चाहत या सपना नहीं देखा। मैं एक मैनेजर हूं जो सिस्टम और इकोसिस्टम बनाना जानता है। मेरे लिए सबसे जरूरी है परिणाम दिखाना। यह एक काफी सलीकेदार, टाल मटोल भरा जवाब है, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि राजनीतिक हलकों में अभी भी मिखाइल फ्योदोरोव के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। उनके करीबी लोग कहते हैं कि वे अभी राजनीति में आने का इरादा नहीं रखते। वैसे जालुजनी के बारे में भी यही कहा गया था। फिर उन्होंने कहा, अगर जनता चाहती है तो क्यों नहीं। अब इस सवाल पर आते हैं कि यह इंटरव्यू अभी क्यों आया है। मेरे अनुसार सब कुछ सीधा है। इंटरव्यू 29 जुलाई की शाम को प्रकाशित किया गया था। 30 जुलाई को यह आज सबसे ज्यादा फैलाया जाएगा और 31 जुलाई को कीव में एक नया विरोध मार्च घोषित किया गया है। और यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विरोध के आयोजकों ने वास्तव में रोजाना की कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया था ताकि ताकत को इकट्ठा किया जा सके। ताकत खासकर शुक्रवार की रैली के लिए।
यानी तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इंटरव्यू बड़ी विरोध रैली से 2 दिन पहले आया था और यह वस्तुनिष्ठ रूप से विरोध के एजेंडे का समर्थन करता है। इसके अलावा यह प्रदर्शनकारियों को विरोध मार्च से पहले एक नई, अधिक विस्तृत दलील भी देता है। मेरे हिसाब से यह स्पष्ट है कि इंटरव्यू का प्रकाशन प्रदर्शन के आयोजकों के साथ समन्वित था। अगर हितों की बात करें तो खुद मिखाइल फेदोरोव के लिए यह प्रकाशन इसलिए फायदेमंद है क्योंकि यह सार्वजनिक चर्चा का फोकस इर्स्की फेदोरोव के साथ व्यक्तिगत विवाद से संस्थागत समस्या की ओर ले जाता है। जैसे पैसे के लिए सुधारों में कौन बाधा डाल रहा है, कौन कानून के राज की स्थापना में रुकावट डाल रहा है, कौन युद्ध से कमाई करने की कोशिश कर रहा था, आदि। और ये, जैसा कि आप समझते हैं, ये ज्यादा फायदेमंद है। ये एक राजनेता के लिए रूपरेखा है जो सुधारक की छवि बनाए रखना चाहता है, चाहे आगे उसका करियर कुछ भी हो। ये विचार लोगों के दिमाग में डालना। और विरोध आंदोलन के लिए ये इंटरव्यू 31 जुलाई की रैली से पहले एक ताजा और महत्वपूर्ण वजह देता है। ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति टीम के लिए ऐसी खबर इसके विपरीत बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ये उस नैरेटिव को मजबूत करती है कि फैसला दबाव में लिया गया था, हित समूहों के दबाव में, न कि वस्तुनिष्ठ सैन्य कारणों से। यह राष्ट्रपति गुट के नेता डेविड अरखामिया की संभावित भूमिका की ओर भी इशारा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब विरोध प्रदर्शन और भी जोर से राष्ट्रपति से सवाल करेगा, तुम हमारे साथ मंत्रियों की बर्खास्तगी या नियुक्ति के बारे में संवाद क्यों नहीं करते? तुम सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं समझाते कि असल में क्या हो रहा है? क्योंकि फ्योदोरोव ने स्पष्ट कहा था, आपको बताया गया था कि फ्योदोरोव और सिर्स्की में विवाद था। यह सब बकवास है, क्योंकि इस्तीफे की असली वजह कुछ और ही है। रक्षा बाजार की उस कंपनी के लिए जिसके हित फ्योदोरोव के अनुसार खरीद सुधार से प्रभावित हुए थे, इस बात का खुलासा होना उनके लिए दुगुना नुकसानदेह है, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं है। ये बात पूर्व रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कही है। आगे क्या होगा? पहला परिदृश्य, साक्षात्कार। और 31 जुलाई को होने वाली प्रस्तावित रैली राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की टीम पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वे रक्षा क्षेत्र में लिए गए कार्मिक निर्णयों की अधिक पारदर्शी व्याख्या करें। फेदोरोव ने साक्षात्कार में कहा कि समाज अब और बर्दाश्त नहीं करेगा बंद दरवाजों के पीछे फैसले लेना। दूसरा परिदृश्य, यह मुद्दा सिर्फ मीडिया चर्चा के स्तर पर ही रहता है, बिना किसी संगठनात्मक परिणाम के, क्योंकि ज़ेलेंस्की की टीम मानती है कि विरोध अपने आप समय के साथ शांत हो जाएंगे और अब फ्योदोरोवा को तो किसी भी हालत में सत्ता में वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि तब ऐसा लगेगा जैसे ज़ेलेंस्की कमजोर हैं और बस फ्योदोरोवा की ब्लैकमेल के आगे झुक गए। क्योंकि ये अभी भी काफी मजबूत शख्सियत लगता है जो सामने आकर कहती है, ठीक है, मैं रक्षा मंत्री बनूंगी, किसी और पद पर नहीं। अगर ज़ेलेंस्की उसे इस पद पर वापस लाते हैं तो वो कमजोर दिखेंगे। तीसरा, एक और संभावना यह है कि मिखाइल फ्योदोरोव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनके इंटरव्यू में कहे शब्दों के बावजूद फिर भी एक पार्टी की योजना का रूप लेती हैं। ये यूक्रेन के भीतर राजनीतिक टकराव की एक नई रेखा बन सकती है। लेकिन इस समय ये सिर्फ अंदरूनी अफवाहें हैं, कोई घोषित इरादा नहीं है। यानी ये पूरी तरह संभव है कि एक नई पार्टी बने, अभी तक वो नहीं बनी है। इस एपिसोड का नतीजा सीधा होगा। यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइल फेदोरोव का इंटरव्यू अभी खासतौर पर विरोध को फिर से हवा देने के लिए आया है, जो शांत होने लगा था। इसके बारे में भी वस्तुनिष्ठ रूप से बात करनी चाहिए। मिखाइल फ्योदोरोव खुलेआम कहते हैं कि उन्होंने हथियार लॉबी के आड़े आए हैं, जो युद्ध पर भारी पैसा कमाते हैं। ये ज़ेलेंस्की पर सीधा हमला है, क्योंकि यूक्रेन, याद दिला दूं, अभी कुछ समय पहले ही उसे 90 अरब यूरो का कर्ज मिला था, जो वैसे वहां 60 अरब रक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं। यानी ये 60 अरब यूरो खास तौर पर हथियारों पर खर्च किए जाएंगे। फ्योदोरोव ने अचानक बाजार बदलने की कोशिश की, और जो महत्वपूर्ण है, फ्योदोरोव ने सार्वजनिक रूप से युद्ध को लेकर अपनी सोच साझा की। यह राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अच्छी दावेदारी है राजनीतिक संघर्ष में, जैसे मैंने पहले ही बताया था क्या करना चाहिए।
आपने मुझे निकाल दिया, पर अगर आपने मेरी बात मानी होती तो नतीजा अलग होता। और अगर वैसा ही किया जैसा उसने कहा था तो वो बोलेगा, देखिए ये तो मेरी ही योजना थी। तो असली संघर्ष तो अब शुरू हो रहा है। यहीं मैं बात अधूरी छोड़ता हूं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल के काम को आर्थिक रूप से किसी भी डोनेशन के माध्यम से इस वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक और विवरणों के जरिए समर्थन करें। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। चैनल और टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक विवरण में है। जरूर लाइक करें और एपिसोड की लिंक सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो दोस्तों, ए नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि इस YouTube चैनल पर नए एपिसोड्स मिस ना हो। बस इतना ही। ख्याल रखें। सबको अलविदा।